हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं लॉगरिदम्स, जिनको हम शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। और ये एक तरीके के फंक्शंस होते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शंस इनको बोलते हैं। जैसे कि अगर इसको हम फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और ये एक फंक्शन होता है। और इनके अपोजिट फंक्शंस भी होते हैं, मतलब इनके इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटी लॉगरिदम्स। ठीक है, तो जैसे लॉगरिदम्स को शॉर्ट में लॉग बोलते हैं, वैसे ही एंटी लॉगरिदम्स को शॉर्ट में हम एंटी लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग हम लॉग के बाद पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं सीधा इसकी डेफिनेशन पे, और उसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल से स्टार्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक एग्जाम्पल। नाउ ये हमारा पहले से हमें पता होना चाहिए कि लॉगरिदम जो है वो इंडाइसिस से रिलेटेड होता है। जो एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस वाला चैप्टर होता है, उसी से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं लाइक 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 2 की पावर 4 16 होता है। यहाँ पे जो 2 है इसको हम बेस बोलते हैं, और 4 ये पावर है 2 की, और 16 वैल्यू है 2 की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करके लिखते हैं, लॉग में इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसी एक्सप्रेशन को, ये हमें देखना है। तो इसको हम लिखेंगे लॉग 16, और यहाँ नीचे छोटा सा बेस लिखा जाता है, जो कि बेस पहले था 2 वही, और इसकी वैल्यू आएगी 4। सी, यहाँ पे जो लॉग का आंसर होता है, मतलब लॉग फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो पावर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। किसका एक्सपोनेंट? जो इसमें बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा है, तो बेस कभी कभी हम उसको नहीं लिखते हैं। अगर हमें कोई नंबर वगैरह नहीं दिया जाता है तो बेस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बेस को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इस बेस की पावर आएगा। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो लॉग में हमें बेसिकली ये पता लगाना होता है कि ये जो नंबर है वो इस बेस की कितनी पावर लगाने पे आएगा। जैसे अगर हम इसको और थोड़ा सा चेंज करें, जैसे log 8 टू द बेस 2, तो 2 की कितनी पावर लगाने पे 8 आएगा? 3, है ना। ऐसे ही हम log 81 टू द बेस 3 ले सकते हैं। अब 3 की कितनी पावर लगाने पे 81 आएगा? तो 3 की पावर 4 81 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल्स हम इसके ले सकते हैं। log 125 टू द बेस 5, ठीक है, 5 का क्यूब होता है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो बेस कुछ भी लिया जा सकता है। लॉग की जो वैल्यू है वो डेसिमल में भी आ सकती है, लेकिन अभी हम सिंपल वैल्यूज ले रहे हैं जो इजीली निकाली जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, जो इसकी डेफिनेशन होती है उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें एक नंबर कंसीडर करना होता है a, जो कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होना चाहिए 1। ओके, नाउ, और एक दूसरा नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं n बी ए रेशनल नंबर। n कोई भी रेशनल नंबर है सच दैट a टू द पावर n। नाउ, अब a कोई भी नंबर है और n कोई रेशनल नंबर है, अगर हम a की पावर n लगाएंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। सपोज इसकी वैल्यू b आ जाती है। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लॉग में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? लॉग जो वैल्यू होती है उसकी लॉग में वैल्यू निकाली जाती है, तो लॉग बी, और बेस क्या है? ए, तो लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या आएगा? इसमें आंसर क्या आएगा? पावर आएगी, तो यहाँ आएगा एन। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ोगे लॉग बी टू द बेस ए।
ओके, तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, log b टू द बेस a। ठीक है, नाउ अब लॉग की डेफिनेशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ये क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और वन के इक्वल नहीं हो सकता। वन के इक्वल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए हम बेस इसका वन नहीं लेते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर a की पावर n इक्वल्स टू b हम ले रहे हैं, अब वन की पावर हमने कोई नंबर लगा दिया, 5 लगा दिया, या वन की पावर 4 लगा दिया, वन की पावर, तो आंसर तो हमेशा वन ही रहेगा ना। इसमें जो ए की वैल्यू, ए की कितनी भी पावर लगाओगे तो बी की वैल्यू भी हमें वन ही मिलेगी, क्योंकि एन रेशनल नंबर है, ए की कोई भी पावर लगाओगे, वन की कोई भी पावर लगाओगे तो वन ही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर उसका। फिर हम क्या निकालेंगे, लॉग वन टू द बेस वन निकालेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ भी आ जाएगा। तो अगर ए की वैल्यू वन होती है तो उसका कुछ खास मीनिंग नहीं रहता है, इसलिए हम ए को यहाँ पे वन के इक्वल कंसिडर नहीं करते। ओके, नाउ अब ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो किसी पॉजिटिव नंबर की कोई पावर अगर हम लगाते हैं, अब पॉजिटिव नंबर हम 2 ले चलते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल रहता है। तो अगर पॉजिटिव नंबर 2 है, ठीक है, और उसकी कोई पावर लगाते हैं, तो अब किसी पॉजिटिव नंबर की हम कोई भी पावर लगाएं, जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, है ना। n की वैल्यू रेशनल है, हम चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें चाहे नेगेटिव वैल्यू रखें, 2 की पावर n हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, अगर इसकी वैल्यू 2 की पावर अगर 1 से छोटी होती है तो जो नंबर है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, मतलब 2 से छोटा और 1 से छोटा, 0 के काफ़ी क्लोज हो जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा और ना ही नेगेटिव आएगा, रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही। तो 2 की पावर n मतलब a की पावर n हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसका मतलब a की पावर n की वैल्यू क्या है, b, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है तो जो log b टू द बेस a इक्वल्स टू n है, इसमें a ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 है। n कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, n कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, और b है जिस पे log की वैल्यू फाइंड करी जाएगी वो भी ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब कभी भी हमसे log -10 की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। अगर log -10 की वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या लिखेंगे उसको, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए log डिफाइंड नहीं होता। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि logarithms is not defined for negative values। ओके, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए log डिफाइंड नहीं होता। ठीक है ना, अब इसमें जो ये वैल्यू है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखी हुई है, और ये जो लिखने का तरीका है इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पे हम और भी कई तरीके के चाहे तो एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे जो कंडीशंस हैं वो हमें फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 की पावर 2 इक्वल 9 दिया गया है, तो इसको हम लॉग की फॉर्म में क्या लिखेंगे, log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, अब जैसे पावर है वो नेगेटिव भी हो सकती है, तो अगर हम 2 की पावर -3 इक्वल कितना आएगा, ये 1/8, तो इसको अगर हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ 1/8, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं कोई खास दिक्कत नहीं है, log 1/8 टू द बेस 2। ठीक है ना, तो 2 की कितनी पावर लगाने पे 1/8 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, मतलब इस तरीके से हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को। ओके, नाउ इसके बाद अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे, जैसे a की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा दैट log 1 टू द बेस a। अब a तो कुछ भी हो सकता है ना, a तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी बेस हो
log 1 अगर है मतलब log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए क्या रहेगी, हमेशा 0। ओके, तो एक तो फॉर्मूला हमें ये मिलता है दैट log 1 इक्वल टू 0। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं log 1 इक्वल टू 0। बेस चाहे कुछ भी हो, लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो मत लगाओ। ओके, नाउ दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलती है, दूसरा पॉइंट हमें ये मिलता है कि a की पावर 1 इज इक्वल टू a। ओके, तो यहाँ पे n की जगह पे ये हमने लिया है 1, ये n के प्लेस पे है, और ये a की पावर n की वैल्यू है a। तो इसको हम log a टू द बेस a, ठीक है। तो कोई भी नंबर को उसी के बेस के साथ अगर हम log के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो a की कितनी पावर लगाने पे a आएगा, यहाँ पे तो नंबर चेंज ही नहीं हुआ, तो वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। तो अगर बेस और जो वेरिएबल है वो सेम हो जाता है, मतलब log x टू द बेस x, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, log x टू द x लिख सकते हैं, ये 1 आएगा, ठीक है। log e टू द बेस e लिख सकते हैं, ये 1 आएगा। तो ये कई तरीके जैसे भी चाहे वैसे रखना है, अगर बेस और वेरिएबल सेम है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। नाउ अब e यहाँ पे एक टर्म आया है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ओके, ऑल्सो इसमें एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि अगर log x टू द बेस a है और वो log y टू द बेस a के इक्वल है, तो बेस सेम है और उस पर वैल्यू भी सेम आ रही है, तो जाहिर सी बात है पावर भी सेम लगी होगी। मतलब अगर 2 की पावर कोई नंबर लगा हुआ है, लेट्स से a, और 2 की कोई दूसरी पावर लगी हुई है, लेट्स से b, ठीक है। और ये वैल्यूज इक्वल कब आ सकती हैं, जब इनकी पावर इक्वल हो, ठीक है ना। तो अगर log x और log y की वैल्यू सेम है और बेस सेम है, तो मतलब साफ है कि x और y की वैल्यू भी सेम होगी, x और y सेम वैल्यूज हैं। ओके, नाउ अब टाइप्स ऑफ बेसेस हम यहाँ पे देखेंगे। बेस एक्चुअली हमें दो ही देखने हैं, दो बेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एक e और दूसरा होता है 10, ठीक है। e क्या है, e यूलर्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.71 इस तरीके से होती है, इरेशनल नंबर होता है ये। और 10 तो हमें पता ही है क्या होता है। तो दो तरीके के बेसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब एक तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा log x टू द बेस e, और एक इस तरीके से यूज़ हो जाएगा log x टू द बेस 10, ठीक है। तो ये जो log x टू द बेस e वाला होता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। ये होता है नेचुरल लॉग। और जो log x टू द बेस 10 है, मतलब बेस 10 वाले जो लॉग्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। इनको हम बोलेंगे कॉमन लॉग। तो ये दो तरीके के लॉग्स हो जाते हैं। 10 के अलावा और भी कई तरीके के बेसिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिस जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी प्रॉब्लम हो उस तरीके से। ओके, तो ये बेसिस के बेस पे हो गए। अब हम इनके कुछ और फॉर्मूले देख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा वेरिएबल्स में अगर कोई क्वेश्चन देखें, लाइक log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस वैल्यू को, इस फंक्शन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा, या फिर हम खुद भी सोच सकते हैं कि 3 की, ये क्या है, 3 बेस है और 2 क्या है, 2 इसकी पावर है, और ये वैल्यू आती है, तो 3 की पावर 2 लगाने पे x आएगा, है ना। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा x इक्वल 3 टू द पावर 2। ओके, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 9, ठीक है। तो कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं लॉग में, जिनको हम इसी तरीके से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा लॉग की टेबल्स भी होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स में, 11th-12th में, या फिर अप्लाइड मैथ्स जो होती है उसमें हमें पीछे टेबल मिल जाएंगी, जिनको हम
लॉग टेबल्स बोलते हैं। कई सारी टेबल्स होती हैं वहाँ पे, लॉग टेबल्स होती हैं, एंटी लॉग टेबल्स होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं, साइन कॉस टेन, इन सब की भी टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो वो टेबल देखना हम बाद में देखेंगे, पहले हम और लॉग के जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो देखेंगे। तो इनको हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ लॉग्स। क्या बोल सकते हैं? लॉज ऑफ लॉग्स या फिर लॉगरिथम्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं या प्रोडक्ट लॉ बोल सकते हैं। और फॉर्मूला होता है लॉग एम एन, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, लॉग एम एन टू द बेस ए। बेस कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, बस बेस हमें सेम रखना होता है, लिखना होता है नाम के लिए। लॉग एम एन टू द बेस ए, तो ये हो जाएगा लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई में नंबर्स हैं तो वो अलग अलग हो जाएंगे और एडिशन में रहेंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, अच्छा ये जो लॉ है इसको एक तो हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, और ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए लिमिटेड नहीं होता है, इसमें कितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई में हो उनको हम इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास लॉग एम एन पी डॉट 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 है तो इसको हम इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं सभी में ये एक्सपेंड हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट जो इसमें हमें मिलेगा वो भी इसी के जैसा है, लेकिन वो डिवीजन में हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन टू द बेस ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है, अच्छा इसकी वैल्यू निकालने से पहले हम एक और पढ़ेंगे, फिर इसकी वैल्यू हम डराइव करेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे लॉग एम टू द पावर एन टू द बेस ए। ओके, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ इतना है, लॉग एम टू द बेस, लॉग एम टू द पावर एन, और यहाँ पे बस ये बेस है। ठीक है, तो बेस तो ऐसा ही रहेगा, जो पावर होती है जिस नंबर की हम लॉग निकाल रहे हैं उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग के आगे मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो एन लॉग एम बचेगा ये टू द बेस ए। नाउ अब अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था लॉग एम अपॉन एन, उसको हम इन्हीं दोनों की हेल्प से डराइव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, जो थर्ड पॉइंट है लॉग एम अपॉन एन, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम इधर डराइव करेंगे, लॉग एम। अब ये जो एन है डिनोमिनेटर में है तो ये पावर वन है इसकी, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एन की पावर हो जाएगी माइनस वन। ठीक है ना, अब इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, लॉग एम एन, ये लगा देंगे तो लॉग एम अलग हो जाएगा और लॉग एन की पावर माइनस वन ये अलग हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन टू द पावर माइनस वन। ठीक है, और अब इसमें हम, आगे वाला तो हो गया, जो पीछे वाला पार्ट है लॉग एन टू द पावर माइनस वन, इसमें हम अब लगा देंगे सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, लॉग एम टू द पावर एन। तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो इसका जो माइनस वन है वो आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा लॉग एम प्लस माइनस वन टू द इंटू लॉग एन, तो ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस का लॉग बनाएगा इसमें बेस लग गया ए, तो इसकी वैल्यू हो गई लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। ओके, ये है हमारा थर्ड फॉर्मूला। नाउ अब जैसे प्रोडक्ट रूल में कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, वैसे ही ये जो क्वोशिएंट रूल है हमारा, क्वोशिएंट लॉ है, इसमें भी कितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड में आ सकते हैं। तो अगर हम जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये और जो थर्ड है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिख लें, चाहे तो हम सेकंड वाला भी कंबाइन कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों के कंबाइन किसी लॉग की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, लाइक हमें दे दिया गया लॉग पी क्यू आर अपॉन एम एन, ठीक है, इतना दिया गया, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो न्यूमरेटर में है वो सारे प्लस में आ जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो सारे माइनस में आ जाएंगे।
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log p प्लस log q प्लस log r माइनस log m माइनस log n। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अब मान लो इसी में हमें किसी नंबर की पावर भी दी गई है, सपोज यहाँ पे n की पावर नीचे 3 दे दी और ऊपर r की पावर 2 दे दी, ठीक है, या q की पावर 2 दे दी, तो क्या होगा, यहाँ पे q की पावर 2 लग जाएगी और इधर n की पावर 3 लग जाएगी। यहाँ पे n की पावर -3 नहीं लगेगी क्योंकि n नीचे ही है और हमने ऑलरेडी उसके आगे माइनस लगा रखा है। पावर अगर माइनस होती तो n ऊपर आ जाता और फिर n के आगे यहाँ पे प्लस लगता, तो यहाँ पे पावर माइनस की रहेगी। ओके, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें डिनोमिनेटर के हिसाब से साइन लगाया है तो पावर इसकी जैसी थी वैसी ही रहेगी। अब ये अगले स्टेप में पावर्स क्या होंगी, ये आगे आ जाएंगी, मतलब जो इसकी पावर है वो यहाँ आ जाएगी आगे 2 और इसकी जो पावर 3 है वो यहाँ आ जाएगी 3। ठीक है, तो मैथ्स में जो हम डेरिवेटिव्स करते हैं तो इस तरीके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें इनको एक बार में एक्सपेंड करना होता है, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट हमें लगाना आना चाहिए अच्छे से। ओके, नाउ अब इसके अलावा जो हमारा सेकंड फॉर्मूला हमने जो अभी यूज़ किया है, यहाँ से हमें कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं, मतलब इसी से हमें दो पार्ट्स मिल जाते हैं। एक तो log a टू द पावर x अगर है, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, log a टू द पावर x, और बेस क्या है, बेस भी a है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो x है वो आगे आ जाएगी, है ना, और x आगे आ जाएगी तो क्या बचेगा, log a टू द बेस a बचेगा। और अभी हमने पढ़ा था log a टू द बेस a क्या होता है, 1। अब इसमें अगर x आगे आ जाएगा तो x इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना, तो ये 1 इंटू एक्स रह गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x। मतलब अगर बेस सेम है, जो वेरिएबल है और जो बेस है वो सेम है, तो जो भी वेरिएबल की पावर होगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्शन होता है। इसके अलावा एक और होता है कि अगर किसी नंबर की पावर लगा हुआ है लॉग, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लेना, अगर किसी नंबर की पावर लगा हुआ है लॉग, और कुछ भी हो एक्स वाई जेड जो भी हो लॉग एक्स, लेकिन अगर बेस सेम है, ओके, बेस वही है जो यहाँ पावर है, तो भी इसकी वैल्यू एक्स आएगी, मतलब जो वेरिएबल है जिसका हम यहाँ पे लॉग निकाल रहे हैं, ठीक है, वही इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इन दोनों केसेस में सेम वैल्यू आती है x। अगर log a टू द पावर x विद बेस a है तो भी x आएगा, और अगर log x a की पावर log x टू द बेस a है तो भी इसकी वैल्यू x आएगी। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम बेस चेंज करेंगे, मतलब एक जो बेस लगा हुआ है उसके अलावा कोई दूसरा बेस लगाएंगे। ठीक है, तो बेस को कैसे चेंज किया जाता है, सपोज हमारे पास कोई log की वैल्यू है log m टू द बेस a। अब कह रहे हैं कि बेस a की जगह पे कोई और बेस लगा दो b, तो अब बेस चेंज करोगे तो फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज तो और भी आएगा ना, तो ठीक है, बेस चेंज करना है तो बेस चेंज कर दो, log m टू द बेस b हो गया। ठीक है, तो इतना पार्ट तो आसान है कि जो बेस हमें नया लगाना है वो हमने बेस लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से और क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि डिनोमिनेटर में जो पुराना वाला बेस है उसका लॉग निकाला जाएगा नए वाले बेस के साथ, मतलब पुराना वाला बेस क्या है, a, तो डिनोमिनेटर में जो पुराना वाला बेस है उसका लॉग निकलेगा। अब ये बेस नहीं रहा यहाँ पे, a यहाँ पे बेस नहीं है, बेस क्या लगेगा, नया वाला, क्योंकि हमें पूरा का पूरा फंक्शन नए बेस में कन्वर्ट करना है, तो अब बेस b ही रहेगा सभी जगह पे। ठीक है ना, अदरवाइज बेस चेंज कहाँ माना जाएगा, है ना, तो बेस अब नया ही वाला लग सकता है। तो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसका लॉग लिया जाएगा नए बेस के साथ, और डिनोमिनेटर में जो बेस है उसका लॉग लिया जाएगा नए वाले बेस के साथ। ठीक है, नाउ अब यहीं पे एक और फॉर्मूला हमें पढ़ना है, log b टू द बेस a। यहाँ पे मैं m लेने की बजाय b ले रहा हूँ,
ठीक है, पता लग जाएगा अभी क्यों। तो log b टू द बेस a है, तो इसको हम जो वेरिएबल है और जो बेस है इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब log b टू द बेस a को log a टू द बेस b लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, log a टू द बेस b, इस तरीके से। मतलब ये है कि अगर हम किसी लॉग को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो बेस और वेरिएबल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आएंगे तो भी बेस और वेरिएबल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे बेस चेंज ना करना हो तो मतलब ये जो वैल्यू है log m टू द बेस a को, जब हमने बेस चेंज करके लिखा है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर ला करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम ऊपर ला करके लिखें तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास पहले से है वो तो वही रहेगा, log m टू द बेस a मल्टीप्लाई में log, अब ये ऊपर आएगा तो b हो जाएगा वेरिएबल, a हो जाएगा बेस, log b टू द बेस a हो जाएगा। लेकिन अब ये वेरिएबल चेंज वाला नहीं माना जाएगा, अगर वेरिएबल चेंज करना है तो हमें बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर दोनों जगह पे, सॉरी यहाँ पे बेस b रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नया बेस नहीं है, एक जगह पे है लेकिन दूसरी जगह पे नहीं है। ओके, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी से हमने एक तो ये डिडक्शन की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड फॉर्मूला जो है, इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब log b टू द बेस a है, जो log a टू द बेस b है, इसको अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, तो बनेगा log b टू द बेस a मल्टीप्लाई log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिला है कि अगर बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करके लॉग्स की वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो कि हम लॉग में इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑन दीज बेसिस हम कई तरीके के लॉग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये लॉग और उसके बेसिक फॉर्मूले वगैरह हैं। आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।